दोस्तों नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं MCO 1 जो कि MCOM के अंतर्गत MCO 1 कोर्स है, जिसका कि हेडिंग है आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इट्स बिहेवियर। अब इसका यूनिट 1 स्टार्ट करना है, मतलब ब्लॉक 1 में टोटल 3 यूनिट्स हैं, जिसमें से कि फर्स्ट यूनिट में स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। हाँ, यूनिट 1 का हेडिंग है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे। बेसिकली मैं इसको ओवरव्यू पूरा पूरा कवर करते चला जाऊंगा। पूरा यूनिट आपको एक बार एक्सपोजर मिल जाएगा, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं बुक्स के थ्रू। एंड मैं ट्राई करूंगा कि जहाँ तहाँ से आपको जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहेगा उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। होप करता हूँ कि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसका स्ट्रक्चर जैसे होगा, आपका ऑब्जेक्टिव पहले बताया जाएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ, ठीक है, उसके बाद इसका कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बेसिक भी बताए जाएंगे यहाँ पे आपको। फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स, रोल्स ऑफ मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मैं कर्सर के साथ जो घुमा रहा हूँ वहाँ पे ही मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 1.8 में हो जाएगा फीचर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद 1.9 में लेट अस सम अप। आपको ये बता दूं कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा हर कोर्स का, जिसमें कि सारे के सारे लेटेस्ट सम अप होंगे, जो कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाते हैं तो होपफुली कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको क्वेश्चंस को छूटने वाला नहीं है। अगर कुछ भी तो कुछ आप लिख के आएंगे वहाँ पर से, क्योंकि लेटेस्ट सम अप एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से कि आपको ओवरव्यू होता है, टोटल जो आपका यूनिट का है ना ओवरव्यू होता है। और मैं उसका भी एक जिस्ट बनाऊँगा अच्छा सा, ठीक ना, उसका मैं लास्ट में करूँगा आपको। तो होपफुली अभी तो टाइम है आपके पास, तो आप पूरी यूनिट को पढ़िए, पूरी यूनिट को समझिए। एंड उसके बाद लेटेस्ट सम अप जब करिएगा तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है ना मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स, इसमें इस यूनिट में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, उसके बारे में। फिर टर्मिनल क्वेश्चंस आ जाते हैं। टर्मिनल क्वेश्चंस बीच बीच में आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं, आपके एग्ज़ाम में नहीं आते। एग्ज़ाम में मैक्सिमम लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं जो कि यहाँ पे कवर नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने से क्या होगा, है ना। आप एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना मैनेजमेंट का, उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, एनालाइज द फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स, तो मैनेजर्स के जो फंक्शंस होते हैं उसको एनालाइज कर पाएंगे आप। आइडेंटिफाई द रोल्स ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स के रोल्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे आप। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में फीचर्स जो होता है उनका, उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाए 1.1 में, वेरी वेरी बेसिक बेसिक थिंग कि क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ पढ़ने वाला है, उसका इंट्रोडक्शन है। ओवरव्यू कि आपको टोटल चैप्टर का यहाँ पे मिल जाएगा, स्टिल आपको पूरा पूरा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद 1 बाई 1 हम इसका ओवरव्यू भी ले लेंगे पूरे चैप्टर का। An organization is a group of people working together to achieve the specific goal. A manager play a central role in grouping the people and activities. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैनेजर्स की बात कर दिया इन्होंने, मैनेजर प्ले अ सेंट्रल रोल इन ग्रुपिंग द पीपल एंड एक्टिविटी। ठीक है, तो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम पढ़ने वाले भी हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि हम ऑर्गेनाइज हुए हैं, पीपल ऑर्गेनाइज हुआ है टू make use of the resources and do best for the organization to achieve the specified goal. Okay, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। establishing authority and responsibility and interacting with people for the achievement of organizational goal. अगेन आगे आपका organizational goal को ही अचीव करना है यहाँ पे। कैसे कैसे भाई, तो यहाँ पे authorities establish करना है, responsibility set करना है, एंड इंटरेक्टिंग विथ पीपल मीन्स कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करेगा तो फिर यूजलेस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे किस लिए ये सारी चीज़ें करना है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे बताया है, फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए। ओके, ही परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या करता है भैया
क्या करता है, ही परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। ये सारे चीज़ कौन करता है, मैनेजर करता है। ओके, तो मैनेजर के टाइप्स भी देखेंगे, लेवल्स भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेक्टिंग विद पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना है, मीन्स अथॉरिटीज़ मतलब इस्टेब्लिश करना है, मतलब हर किसी को अथॉरिटी देना है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को कुछ अथॉरिटी देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को कुछ अथॉरिटी देगा। ऐसे क्या नहीं, इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट किए जाएंगे एंड इंटरेक्टिंग विद द पीपल, एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए ऐसा काम करना है। किस लिए करना है, अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। गोल एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो कि हर किसी का होता है। एक काम अलग अलग होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होगा, अथॉरिटी अलग अलग होगा, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होगा वो होगा गोल। ठीक है, आगे, ही परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो क्या काम करता है, प्लानिंग का काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है, डायरेक्टिंग का काम करता है एंड कंट्रोलिंग। किस लिए भाई, द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बेसिकली आपको ये अगर समझ में आ रहा हो, पहले से आप मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो ओके है, समझ में आएगा आपको चीज़ें। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपको समझा देता हूँ कि अगर लाइफ टू लाइफ मतलब अपने लाइफ में जो आप देखते होंगे उससे आप रिलेट करके देखेंगे तो इसको ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। रटने की ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रटने से कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसको अगर आप बढ़िया से देखेंगे, ठीक है, अपने लाइफ में देखेंगे इस चीज़ को एंड उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हर जगह पे है ना फोकस होने लगेगा। प्लानिंग देखिए, प्लानिंग बेसिकली आप कोई भी, जैसे आप में से कईयों ने तो कई सारे पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़ या किसी भी तरह का पार्टीज़, मीन्स मैरिज पार्टीज़ या मैरिज सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया होगा। दैट इज़ आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो उसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं, करना क्या है, ठीक है, चाहिए क्या, सारी चीज़ें पेपर पे होती है, करते नहीं कुछ भी, किसी को भी एडवांस देने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम अपने आप में प्लान कर लेते हैं कि करना क्या है या नहीं करना है, जो भी है। ओके, उसका प्लान हो गया, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या करते हैं कि सबको बोलना पड़ता है, उसको एडवांस देना है, उसको बोलना है, कहना है, सुनना है, बात करना है। ठीक नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होने के बाद सब इकट्ठा हो गए, उनके बाद आपने उनको डायरेक्ट कर दिया। क्या डायरेक्ट कर दिया उनको? डायरेक्ट कैसे किया, उनको काम दे दिया आपने कि ये काम चाहिए, ऐसा अचीवमेंट हमें आउटपुट निकालना है। ठीक है, उसके बाद काम दे दिया और आप सो जाएंगे जाके, तो फिर काम तो चलेगा नहीं। ठीक है, बेसिकली आपको उस चीज़ को देखना भी पड़ेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो एन मौका है वहाँ पे आपको फेल्योर देखने को मिले और उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, एक प्रोडक्शन हाउस है, उसने कुछ ऑर्डर लिया हुआ है कुछ आइटम्स का, ठीक ना, वो प्रोड्यूस करके उनको देना है। अगर वो टाइम पे नहीं कर पाया तो ऑर्डर गया हाथ से। अब आप जितना भी चिल्ला लें, जितना भी मतलब जला लें, ठीक है, अपने स्टाफ्स के ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या, स्मूथली चलने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोलिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, मीन्स देखते रहना है, देखभाल। तो उस चीज़ को सेटअप करने के लिए, बेसिकली बहुत अच्छे से चलाने के लिए, एक बहुत अच्छी चीज़ जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक ना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ये। ठीक ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, एक मैनेजर का काम होता है ये सब, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर कंस्टिट्यूट्स continuous influence of dynamic environment on the organization requires new managerial techniques to manage these changes। ठीक है, नए नए मैनेजरियल टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे ऐसे जो चीज़ें अराइज होती है, ठीक है, उससे डील करने के लिए। तो मैनेजरियल टेक्निक्स भी आपका अपडेट होते रहना चाहिए, ताकि आप डायनेमिक इन्वायरमेंट जो मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में तैयार हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ उससे डील करने के लिए। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट मैनेजरियल टेक्निक्स का होना आपके पास ज़रूरी है। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में प्रोवाइड प्रॉपर टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग देम इफेक्टिवली। ठीक है, डिटेल स्टडी अगर आप करते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए भी आपको टेक्निक्स मिल जाएंगे।
इन दिस यूनिट यू विल लर्न द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट। ठीक है, इस यूनिट में क्या करेंगे हम, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद फिर मैनेजमेंट का भी कंसेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, यू विल फर्दर लर्न द फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ मैनेजर्स, मीन्स फंक्शंस, क्या फंक्शंस करेंगे, क्या काम करेंगे मैनेजर्स, एंड उनका रोल क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी हम जानेंगे। यू विल बी अक्वाइंटेड विद द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या टाइप्स हैं, सर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या फीचर्स हैं, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, समझ में आता जाएगा। बेसिकली मैं बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में लिखना है, तो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की तो ज़रूरत है ही, थोड़ा सा पकड़ बनाने की ज़रूरत है। हमारे वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, बेसिकली छोटे छोटे वर्ड्स भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको मैं ट्रांसलेट करके दे दूँगा, तो इट विल नॉट बी गोइंग टू वर्क। ओके, तो आप डिक्शनरी लीजिए, वहाँ पे से समझिए। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें मैं जो होगा, जो थोड़ा सा मुश्किल से वर्ड्स होंगे, उसको मैं आपको बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर आपको छोटे छोटे वर्ड्स में भी प्रॉब्लम्स है, तो आप डिक्शनरी का सहारा लीजिए। ठीक है ना, और समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड दिस इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। दिस इज़ नॉट अ ट्रांसलेशन आई एम डूइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। टू अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस लर्न इन इट थ्रू फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हो गया व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। यहाँ पे नहीं पढ़ते, आगे पढ़ते चले जाते हैं। व्हाट वाला जो था, व्हाट डू वी मीन बाई एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के से हमें क्या मतलब है। ओके, स्टोनर, फ्रीमैन एंड गिलबर्ट, ये जो तीनों मिलके हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइब्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन two or more people work together in a structured way to achieve a specific goal or set of goals। दो या उससे ज़्यादा, एक आदमी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। एक चीज़ तो पता चल गया आपको, दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं टू अचीव द स्पेसिफिक गोल और सेट ऑफ गोल्स। एक गोल हो सकता है या सेट ऑफ गोल हो सकता है, उसको अचीव करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं। ओके, थ्रू दिस डिस्क्रिप्शन सर्टेन साइलेंट फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज। ठीक है, साइलेंट फीचर्स कुछ कुछ जो इमर्ज होते हैं इस डिस्क्रिप्शन से, और है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉग्लोमिरेट ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सन्स। कॉग्लोमिरेट हो गया जमघट, ठीक है, जो एक जगह आगे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, बेसिकली कई सारे लोगों का कॉग्लोमिरेट है। उसके बाद है रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल वर्किंग टुगेदर इज डिफाइंड थ्रू द स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन होता है रिलेशनशिप लोगों के बीच में। ओके, स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि हर कोई इक्वल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। कोई हो सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, तो हर किसी का स्टेटस एंड स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन होगा। थ्रू अ स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन टेक प्लेस अमॉन्ग पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसी स्ट्रक्चर के थ्रू कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है लोगों के बीच में। सच स्ट्रक्चर में बी रिलेटिवली रिजिड, या तो रिजिड हो सकता है वो, एज इन द केस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में क्या है, रिजिड होगा। ठीक ना, मतलब फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होगी ज़्यादा। और द स्ट्रक्चर में बी रिलेटिवली लूज, या तो लूज हो सकता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत तरह के देखे होंगे आपने, जहाँ पे कि काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, चीज़ें जल्दी चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, या तो आपको जो फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर जो है, लूज स्ट्रक्चर जो है, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाएगा। एज इन द केस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको थोड़ा सा लूज होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अचीव प्लान्ड गोल। तो गोल एक सेंट्रल पॉइंट है, ये तो पता चल ही गया था ऊपर में भी आपको। गोल्स करके 2 बार बता दिया, पहले भी बता दिया, कई बार गोल्स आ गए। तो गोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि सेंट्रल जो है पॉइंट वो गोल्स है, जिसके लिए सब के सब काम करते हैं। द गोल्स में बी सिंगुलर और प्लूरल।
गोल इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक हो या दो हो, ठीक है, या कई हो, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फंडामेंटल एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट है रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स क्या कहते हैं? रॉबिन्स डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल एंटिटी। ठीक है, कॉन्शियसली मीन्स कि जानबूझ के, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती या गलती से कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। कॉन्शियसली अपने दिमाग को लगा के, अपने दिमाग होशो हवास में। ओके, कोऑर्डिनेटेड सोशल एंटिटी, एक सोशल तो पता ही है आपको, सोसाइटी का सोशल एंटिटी है, मीन्स कि एक चीज़ है ये। ओके, सोशल एंटिटी विथ रिलेटिवली आइडेंटिफिएबल बाउंड्री, एक दिखने वाला आइडेंटिफिएबल के बाउंड्री है, जो एक आइडेंटिफिएबल बाउंड्री के अंदर ही काम करते हैं। ओके, दैट फंक्शंस ऑन अ रिलेटिवली कंटिन्यूअस बेसिस टू अचीव अ कॉमन गोल और सेटअप गोल। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ दिन किया फिर बंद हो गया, बंद हो के फिर चालू हो गया, फिर बंद हो गया, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट इट शुड कंटिन्यू through the time. Okay, for what it should continue? It should continue to achieve the common goal or set up goals again फिर से आ गया, यहाँ पे रॉबिन्स भी बोल रहे हैं ये बात। द एडिशनल साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉलोइंग। ठीक है, अब इनके डिस्क्रिप्शन से ये सारे साइलेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। द एक्टिविटीज एट एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड, मीन्स कि कॉन्शियसली जानबूझ के किया जाता है। ओके, जानबूझ के मतलब किया जाता है, अनजाने में नहीं। इट मीन्स अफेयर्स एट ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपरली मैनेज्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, ऐसा नहीं कि जो हो रहा है सो हो रहा है, होने दो। ठीक है, तो बढ़िया से समझदारी से सोच समझ के एंड जानबूझ के काम किए जाते हैं। ओके, इट इम्प्लाइज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस भी उठ के आता है कि ज़रूरत आती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उसका द टर्म रिलेटिवली आइडेंटिफाइबल बाउंड्री इम्प्लाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स विद इन द फ्लैक्सिबल एट डिफाइनेबल बाउंड्री। ठीक है, एक फ्लैक्सिबल भी समझें तो भी एक डिफाइन कर सकते हो, उस बाउंड्री के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ऐसा नहीं कि कहीं कितना भी इसका विस्तार हो सकता है। ओके, एनी ऑर्गेनाइजेशन विथ अ साइनिफिकेंट साइज हैज़ 3 लेयर्स ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, एक साइनिफिकेंट साइज जिससे अच्छा खासा साइज है तो उसके पास 3 लेवल्स ऑफ बाउंड्रीज होंगे। ओके, कम से कम। द इनर मोस्ट बाउंड्री कॉन्टेंस ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए कि जो उसमें हिस्सेदार हैं। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं? ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर्स हैं। एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑब्वियसली वो इंटरनल स्टेक होल्डर ही हैं। शेयर होल्डर हैं जिसने पैसे इन्वेस्ट किया उसमें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनका सबसे ज़्यादा पैसा होता है, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। द नेक्स्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, ठीक है, बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, बाहर के शेयर होल्डर्स, समझिए कि इसमें जो जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है, जो बाहर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, ये सारे लोग ऊपर में जो बताया आपको, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में। ओके, उनको फ़र्क पड़ता है बिजनेस के परफॉर्मेंस पे। ओके, दूसरा हो गया एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स तो एक्चुअली क्या है, बाउंड नहीं है, बट स्टिल दे जस्ट डिपेंड ऑन यू। अगर आप अच्छा सामान देते हैं तो आपके साथ हैं, नहीं तो नहीं है। स्टिल दे इफेक्ट योर बिजनेस, बट दे आर नॉट बाउंड विथ यू। ओके, उसके बाद कंपटीटर्स हैं, बगल के कंपटीटर्स। अगर आप अच्छा काम कर दिए, अच्छा प्रोडक्ट बना दिए, सस्ता बना दिए, तो उनको फ़र्क पड़ेगा। अगर वो ख़राब बना रहे हैं तो आपको अच्छा कस्टमर आ जाएगा। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको लोन्स वगैरह देते हैं, या आप जहाँ पे पैसे जमा करते हो, ये सारे भी हैं जो आपके लोन देने से पहले आप में इंटरेस्ट रखते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि डूब जाएगी कंपनी। उसका सप्लायर भी आपको सप्लाई करते हैं। एक तो उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट कितना निकल के आता है, ठीक है, एंड कितना जल्दी वो सप्लाई कर देते हैं चीज़ों को। दूसरी बात, क्रेडिटर्स भी होते हैं सप्लायर्स कि क्रेडिट परचेज पे भी आपको दे देते हैं सामान। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनको भी एक मतलब इंटरेस्ट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर गवर्नमेंट भी
इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि उनको रेगुलेशंस कई सारे आपसे फॉलो करवाने होते हैं। उसका लेबर यूनियन, जो लेबर का यूनियन है वो एक्सटर्नल है, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसमें काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल दे विल जस्ट बी लुकिंग अप द लेबरर्स वेलफेयर। मीडिया, मीडिया भी देखिएगा क्योंकि उसको रिपोर्टिंग करनी है, कुछ गलत करोगे आप तो फिर आपको वहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। देन कम्स द स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्पेशली आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। उसके बाद द आउटर मोस्ट बाउंड्रीज, ठीक है, द आउटर मोस्ट बाउंड्रीज सबसे कम इफेक्ट करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन इफेक्ट तो करेगा ही। ओके, आउटर मोस्ट बाउंड्री consist of major macro variables like economic variable, technological variable, political variable, legal variable and social variable। ये सब हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेटअप है उसके हिसाब से बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे इकोनॉमिक वेरिएबल, या किसी कंट्री का इकोनॉमिक काफ़ी डूब रहा है तो ऐसे में क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे प्रॉस्पर नहीं हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो वैसे में क्या है वो महंगे सामान नहीं खरीदेंगे, सस्ते सामान खरीदेंगे। तो हो सकता है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को डाउन करके कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल, हो सकता है कि नए टेक्नोलॉजीज आ गए तो हो सकता है आपका कंपटीटर नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और पुराना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा आपका आउटपुट कॉस्ट जो है बढ़ा रहेगा, इससे आपको इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद पॉलिटिकल वेरिएबल मीन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक चीज़ होती है, किस तरह का गवर्नमेंट आ जाता है, कुछ सैंक्शंस लगाता है आपके ऊपर में, ठीक है। लीगल वेरिएबल्स, कुछ लीगल टर्म्स में कुछ चेंजेज आ जाते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स मीन्स कि स्टिल दे वुड बी देयर, ठीक है, लेकिन वो वेरी कर सकते हैं, तो उस पर भी आपको फोकस रखना है। उसके बाद सोशल वेरिएबल, सोसाइटी में भी कई सारी बात, जैसे सोशल वेरिएबल में हो गया आपका कि कुछ कंट्रीज में काऊ का मीट अलाउड है, तो वहाँ पे काऊ मीट के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। लेकिन इंडिया में अगर कोई काऊ मीट का प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो यहाँ पे रिवोल्ट हो जाएगा। तो सोशल वेरिएबल भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। कुछ चीज़ जैसे गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया काऊ मीट बेचना, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है, ठीक है, तो इफेक्ट पड़ेगा, तो जानना ज़रूरी है, ठीक ना। दिस वेरिएबल्स ऑल्सो इफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो इफेक्ट, जो भी इफेक्ट करते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री में ही है, ओके। उसके बाद आगे ब्राउन एंड मोबर्ग, वो क्या बोलते हैं, ब्राउन एंड मोबर्ग डिस्क्राइब्स ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिलेटिवली परमानेंट सोशल एंटिटी कैरेक्टराइज्ड बाय गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अगेन गोल की बात की है इन्होंने, एक परमानेंट सोशल एंटिटी भी बोला है इन्होंने, ठीक है। स्पेशलाइजेशन एंड गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, ओके। स्ट्रक्चर होना चाहिए कि टॉप, मिडल, बॉटम एंड एकदम जो हो गया आपको ग्राउंड लेवल लोग। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट द ऑर्गेनाइजेशन हैव 4 बेसिक फीचर्स, ठीक है, 4 बेसिक फीचर्स बताता है ये डिस्क्रिप्शन, ओके। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशंस आर रिलेटिवली परमानेंट सोशल एंटिटी थ्रू दो मेनी चेंजेस which might be taking place within the organization, thus continuity is at the core of existence of an organization, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट सोशल एंटिटी होता है जिसमें कि चेंजेस तो हो सकते हैं लेकिन कंटिन्यूटी इज कोर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कंटिन्यूटी होते रहनी चाहिए। गोल्स रिमेन्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, गोल्स की बात कर दी है, बाई गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ओके। ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स टू अटेन गोल, स्पेशलाइजेशन की बात कर दी यहाँ पे इन्होंने, ओके। स्पेशलाइजेशन होगा तभी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे एंड कंपटीटर से आप थोड़ा सा डील कर पाएंगे, मीन्स उनसे एडवांस रह पाएंगे आप, ओके। इन ऑर्डर टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस वर्क एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, हायरार्की स्ट्रक्चर, क्योंकि हर कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में बॉस हो जाएगा, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चलने वाली नहीं है। एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही सर्वाइव कर सकता है। चलिए अभी हिक्स की बात करते हैं। हिक्स डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन विच पर्सन इंट्रैक्ट्स फॉर ऑब्जेक्टिव, ओके।
This description indicates 5 facts that are common to all organizations. 5 facts इस यहाँ पे समझ में आता है. एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज इंक्लूड पर्सन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा पर्सन तो होना ही चाहिए. ऐसा ना कि मशीन्स वगैरह रख दिया और हो गया ऑर्गेनाइजेशन. नहीं, वहाँ पे आदमी होना जरूरी है. दीज पर्सनस आर इन्वॉल्व इन वन विथ वन अदर इन सम वे. एक दूसरे से कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा. ठीक है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो सेल करेगा, ठीक ना, उसको वापस से फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे देगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सब एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं. ओके, द इंटरेक्शन अमॉन्ग पर्सन्स कैन ऑलवेज बी ऑर्डर्ड और डिस्क्राइब्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, जो लोगों के बीच में दोस्ती होगी, यारी होगी, बातें होंगी, वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू ही होगा. ऐसा नहीं कि दोस्त बन गए सब. ओके, मैनेजर एंड वर्कर आर ऑल फ्रेंड. नो, देयर इज अ स्ट्रक्चर. ठीक है, इन दैट स्ट्रक्चर the interaction will take place. Okay, each person in the organization tries to meet personal objectives also through the organizational activity. Organizational activity के थ्रू अपने personal objectives भी फुलफिल करता है. कोई चैरिटी के लिए तो आया नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी. ओके, दीज इंट्रैक्शंस कैन ऑल्सो हेल्प टू अचीव कंपेटिबल जॉइंट ऑब्जेक्टिव. ठीक है, जो जॉइंट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में, ठीक है, हेल्प करता है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सारी चीज़ों को, ठीक है, जॉइंट ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल हो गया, ठीक है, सक्सेस हो गया, तो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी सक्सेस हो जाएगा. स्कीन बोल रहे हैं डिस्क्राइब्स ऑर्गेनाइजेशन एज द प्लान्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ सम कॉमन एक्सप्लिसिट पर्पस और गोल. ठीक है, through division of labor and function and through hierarchy of authority and responsibility. According to this definition, organization have following characteristics. कि इनके हिसाब से ये characteristics निकल के आते हैं. coordination of efforts. ठीक है, जो efforts है सब कोई हो सकता है अलग अलग efforts लगाए, बट उनका coordination होना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर शू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक डिपार्टमेंट सोल बना रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट उसका अपर मोस्ट पार्ट बना रहा है. ठीक है, दोनों में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं है तो सोल्स ज़्यादा बन जाएंगे और अपर पार्ट कम बन जाएगा. तो इससे क्या होगा, स्टिल काम तो कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है, क्योंकि जो असेंबली लाइन होगा, जो असेंबल करेगा, उसके पास कुछ चीज़ें कम हो जाएगी. तो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. ठीक है, और बाकी सारे बहुत सारे चीज़ों में कोऑर्डिनेशन, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया. ओके, उसके बाद है कॉमन गोल्स. गोल कॉमन होना चाहिए. प्रॉफिट किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या सर्विस, या वेलफेयर, ठीक है, सोसाइटी का, तो कुछ भी हो सकता है. या एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का बोले तो देश की सुरक्षा. तो ये गोल जो है ना, एक कॉमन हो रहेगा सबके लिए. ओके, डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई एक ही काम तो करता रह जाएगा. मैनेजर्स मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, वर्कर्स काम करेंगे, सुपरवाइजर सुपरवाइज करेंगे, तो सबको अपना अपना काम मिलेगा. वर्कर्स में भी किसी को कुछ काम मिलेगा, किसी को कुछ काम मिलेगा. जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है वो काम उसको मिलेगा, एंड जो और स्पेशलाइज्ड होता जाएगा उसको और भी काम मिलता जाएगा. ठीक है, उसका हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज़. अथॉरिटी मतलब हो गया, ठीक है, आपने सुना होगा, विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स द ग्रेट, विथ ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी को बोले तो आप पावर हैं. ठीक है, जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती है वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये हायरार्किकल होता है. सबसे बड़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी होगा, बॉटम लेवल या वर्कर्स के पास सबसे कम अथॉरिटी, उनको काम करने से मतलब है बस. ओके, आगे बढ़ते हैं. वाई वाला जो सेगमेंट है ना, वाई इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीडेड है. ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है. ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, वो पता चल गया आपको. बहुत सारे लर्नेड लोग जो हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके बातों को हमने एनालाइज करके देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये भी जान लेते हैं. ठीक ना, तभी तो इंटरेस्ट आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है. ठीक है, फिर मज़ा आएगा. ओके, आर्गुइंग इन द फेवर ऑफ रेशनल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्रिस आल्ग्रिस स्टेट्स. क्रिस आल्ग्रिस क्या बोलते हैं, आल्ग्रिस क्या बोलते हैं, स्टेट्स
organizations are usually created to achieve objectives that can best be met collectively, जो कि collectively पूरा किया जा सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, दिस मीन्स दैट द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स आर टू मच for one individual and they must be cut up into sequential units that are manageable by human beings। ऐसा है कि जो काम है जो अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को, वो जितना ज़्यादा है कि एक आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के लोगों में डिवाइड कर देना है। ओके, ये चीज़ उनके जो मैनेज कर सकता है, एक आदमी के पास 24 आवर्स ही हैं, उसमें कुछ रेस्ट भी करना है उसको, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो कर नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविटीज़ जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क, ओके, ये चीज़ हो गया। एट द इंडिविजुअल लेवल द यूनिट आर रोल, देखिए यहाँ पे, एट द इंडिविजुअल लेवल द यूनिट आर रोल्स, एट द ग्रुप लेवल द यूनिट्स आर डिपार्टमेंट्स, दीज यूनिट्स आर इंटीग्रेटेड, ठीक है। एक इंडिविजुअल के लेवल पे अगर देखा जाए तो उसका रोल क्या है वहाँ पे, ठीक है। अगर एक ग्रुप को देखा जाए तो एक डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि आपका क्या काम है, आप बोलेंगे हम क्या, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते होंगे तो आपका क्या काम है, तो आप ये बोलेंगे कि हम ये काम करते हैं। लेकिन आपका एक ग्रुप होगा, बोलेंगे कि आप सब क्या काम करते हैं, तो एक डिपार्टमेंट्स मीन्स ग्रुप की बात करें तो एक डिपार्टमेंट होता है, और इंडिविजुअल की बात करें तो आपका रोल होता है। ओके, दीज यूनिट्स आर इंटीग्रेटेड और ऑर्गेनाइज्ड इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस और पैटर्न डिजाइन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड द रिजल्टिंग पैटर्न इंस्टीट्यूट्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो चीज़ें यूनिट जो है इंटीग्रेट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस पैटर्न, ठीक है, डिज़ाइन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिज़ाइन जो किया गया है उस पैटर्न में इंटीग्रेट होते हैं। ओके, अब ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर बेसिक एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस का ही एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस pursue goals and objectives that can be more efficiently and effectively achieved by the concerted actions of the individual। एक सम्मिलित जो एक्शंस है ना उसके थ्रू इसको अचीव किया सकता है। अब देखिए, आपको कन्फ्यूजन होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है, ठीक ना। आखिरकार आपके समाज में आसपास में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट्स, सर्विस सेंटर्स आर नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, आवर सिविलाइज्ड लाइफ वुड परहैप्स कोलैप्स विदाउट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड अस। तो ये सब अगर नहीं होते, हॉस्पिटल्स नहीं होता, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं होता जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, सर्विस सेंटर्स नहीं होता, तो कैसे होता, तो कोलैप्स हो जाता हमारा लाइफ, क्यों। उसके बाद देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर अस टू नो हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क, इसलिए एक नीड जो है ना एराइज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है, इसी कारण से हम पढ़ते हैं। ओके, फर्दर इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मेक ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड अस हेल्दियर एंड मोर इफेक्टिव फॉर बेटर फ्यूचर। तो आने वाले फ्यूचर को बढ़िया बनाने के लिए, ठीक है, एक हेल्दियर एंड अच्छा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, इसके कारण से हम उसको स्टडी करते हैं। तो समझ में आ गया कि क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसलिए व्हेन आर ऑर्गेनाइजेशंस एबल टू सर्व इट्स पर्पस और दे अदरवाइज फेल। तो ये चीज़ हम जान लेते हैं कि कब ऑर्गेनाइजेशंस अपने पर्पस को सॉल्व कर पाता है और कब फेल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू सर्व इट्स पर्पस व्हेन दे आर वेल मैनेज्ड, ठीक है, बढ़िया से मैनेज किया गया तो ऑर्गेनाइजेशन अपना पर्पस सर्व करेगा। इन फैक्ट स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गो हैंड इन हैंड। तो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना या ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट को पढ़ना, ठीक है, वो दोनों एक साथ चलता है। ओके, a well managed organization is able to utilize human inputs and its resources like money, material, machine, motivation of employees, market, etc। ये सारे MMM जो है ना, मनी, मटेरियल, ठीक है, मशीन्स, मोटिवेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है। ओके, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, एक इंटीग्रेटेड मैनर में इस चीज़ों को यूटिलाइज करता है, जो कि
सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू सर्वाइव एंड एक्सेल इफ दे यूटिलाइज देयर ऑल रिसोर्सेज इन ट्यून विद द मार्केट नीड्स। तो मार्केट के नीड के हिसाब से ये सारे यूटिलाइजेशन किया जाता है तो ज़्यादा प्रॉस्पर होता है। ओके, ज़्यादा सर्वाइव करने के और एक्सेल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो ओरिएंट देमसेल्व्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, एक सक्सेसफुल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के तरफ भी अपने आप को ओरिएंट करता है। कैसे कैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं भाई? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि थर्ड लेवल ऑफ बाउंड्री भी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, एंड थर्ड लेवल ऑफ बाउंड्री में जो सारे वेरिएबल्स है ये सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तीन सब को भी काफ़ी अच्छा से ध्यान रखता है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। हाउ आर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे अब ये जान लेते हैं। देर आर वेरियस अप्रोचेस टू स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशंस। यू शैल स्टडी अबाउट दिस इशू इन डिटेल इन यूनिट 3। यूनिट 3 जब कर रहे होंगे ना तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बेसिक सा ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाउ, वाई, व्हेन ये सब सारा चीज़ हम कवर कर रहे थे। यहाँ पे हाउ में ये चीज़ बात करना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वुड बी डिज़ायरेबल फॉर यू टू comprehend that organizational structure or its design is appropriately chosen to facilitate various factors like flow of communication, decision making, execution of decision, controlling and integration of all activities of the organizations। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या फैसिलिटेट करता है? ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करता है। ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से स्ट्रक्चर होता है। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें भी आपको जानने लायक है। ओके, क्योंकि कैसे कम्युनिकेशन होगा, एक जो जूनियर लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कैसे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसे कम्युनिकेट करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट से। डिसीजन मेकिंग, कौन डिसीजन लेगा? डिसीजन ऐसा वर्कर तो नहीं ले लेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, किसको लेना चाहिए डिसीजन, कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो गया स्ट्रक्चर का हिस्सा। एक्सिक्यूशन ऑफ डिसीजन, और डिसीजन जो लिया है उसको एक्सिक्यूट कौन करेगा? एक्सिक्यूशन ऑफ डिसीजन। ऐसा तो है नहीं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है एक डिसीजन ले लिया और वही एक्सिक्यूट करने के लिए बैठा है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे ही बैठी हुई है, वो काम कर रहा है। तो ऐसा तो है नहीं। एक्सिक्यूशन कैसे होगा? कौन एक्सिक्यूट करेगा उसको कंट्रोलिंग, जो कंट्रोल कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक है, कि देख रेख करे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सारे एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना। ठीक है, तभी तो एक चीज़ बन के आएगा ना, एक प्रोडक्ट निकल के आएगा वहाँ पे से जो सॉफिस्टिकेटेड होगा, जो कि एक आदमी के थ्रू प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ। उसके बाद आ जाता है वेयर टू फाइंड पीपल हु कैन मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस वेल। People who can manage an organization well may be found within the already existing organization। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मिलेंगे आपको। अदरवाइज इन केस ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन और इवन इन केस ऑफ द ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से देखे जा सकते हैं। ओके, मतलब अप्रोप्रिएट जो कर सकता है। पीपल हु आर ऑलरेडी विद द ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी फर्दर डेवलप्ड फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसा है कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट में है, मिड लेवल मैनेजमेंट में है, उनको और ज़्यादा डेवलप करके उनको नॉलेज गेन करते रहेंगे अगर मान ली जाए तो उनको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार भी करना है एंड वो खुद को भी तैयार करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज दोगे तो आप वो अपने आप को भी तैयार करेंगे ताकि वो ज़्यादा जाने, ज़्यादा अपने स्किल्स को डेवलप करें उस सेक्टर में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, कैरियर प्लानिंग, ठीक नहीं है, कैरियर प्लानिंग भी हो गया। कैरियर मीन्स कि आपका जो जीविकोपार्जन है उसका प्लानिंग करना, सीपी। ओके, ठीक है, मीन्स जो कैरियर है उसको एनहांस करना। ओके, अप्रोप्रिएट पीपल फ्रॉम आउटसाइड कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर द पोजीशन ऑफ द वेरियस लेवल्स थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, ऐसा है कि अंदर वाले जब इनकम्बेंट नहीं है, ठीक है, तो बाहर से भी हायर किया सकता है उनको। हाउ? प्रॉपर रिक्रूटमेंट होता है, वही भर्ती। ओके, सिलेक्शन पॉलिसीज़ बनाने हैं उसके लिए, एंड प्रोसीजर्स, कैसे इंटरव्यू लेंगे आप, रिटन एग्ज़ाम लेंगे, क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट्स है, ये सारा चीज़ें सेट करना है। ओके,
हु आर द पीपल हैविंग एबिलिटी टू क्रिएट एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशंस, किन लोगों के पास एबिलिटी होती है कि वो एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं. इन फैक्ट एम्प्लॉयज आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस मल्टीपल स्किल्स. ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. वो अगर बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छा काम होगा. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के पास मल्टीपल स्किल होना चाहिए. जैसे एक एम्प्लॉय पेपर वर्क करता है तो उसको अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, हार्डवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, कोई मशीनरी यूज़ कर रहा है तो उसको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए ताकि उससे अच्छी तरह से हैंडल कर सकें. इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट पर्सनस आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस डिफरेंट स्किल्स. हर किसी को अलग अलग स्किल्स होना जरूरी है. सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द अप्रोप्रिएट स्किल वास्केट. कोई बिल्डिंग जानता है, कोई कटिंग जानता है, कोई चॉपिंग जानता है. ठीक नहीं, इस तरह से सारी की सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो डिफरेंट स्किल्स का वास्केट एक तैयार करना है. नॉर्मली पीपल हु कैन क्रिएट एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव मेनी डिजायरेबल स्किल्स एंड ट्रेड्स. ठीक है, सम इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड ट्रेड्स. who can create excellent organizations have many desirable skills and traits. ठीक है, तो जो एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे डिज़ायरेबल, जो डिज़ायर किया जाने वाला, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है, वैसे स्किल्स और ट्रेड्स होते हैं उनमें. ओके, सम इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड ट्रेड्स आर, क्या क्या हैं वो, जो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड ट्रेड्स हैं. इंटीग्रेटिव वैल्यूज़, ठीक है, मतलब कि एबिलिटी टू जनरेट फेथ एंड ट्रस्ट. ठीक है, इंटीग्रेट करने का एक वैल्यू है हमें. ठीक है, जिसके कारण से लोगों में ट्रस्ट और फेथ जनरेट होता है. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपके ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी, उसका एबिलिटी टू सी फर्दर मीन्स दूरदृष्टिता होनी चाहिए. एबिलिटी टू परसीव फ्यूचर ट्रेंड्स, आने वाले समय में आप, ठीक है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. एबिलिटी टू पुट एडिक्वेट एफर्ट, ठीक है, एडिक्वेट एफर्ट लगाने की एबिलिटी होनी चाहिए आप में. अप टू डेट स्किल टू परफॉर्म एवरी चेंजिंग नेचर ऑफ टास्क. आपके पास स्किल्स जो है ना हमेशा अप टू डेट होने चाहिए आने वाले, ठीक है, चेंजिंग नेचर ऑफ टास्क के लिए. क्योंकि हो सकता है कि आप इस मशीनरी पे काम करते हो, आने वाले टाइम पे हो सकता है मशीनरी इवॉल्व होकर कुछ ज़्यादा चेंज हो जाए, तो उस टाइम पे उस पर भी काम कर सकें. इसके लिए आपकी स्किल्स भी अपडेट होने चाहिए. स्किल्स टू इस्टेब्लिश इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस विथ इनसाइडर एंड आउटसाइडर. ठीक है, एक ह्यूमन रिलेशंस मीन्स क्या, आदमी से आदमी का रिलेशन जो है, इनसाइडर मीन्स अंदर वाले में है, ठीक है, उनके बीच में, और बाहर वाले के साथ भी आपका एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिसके कारण से अच्छा सा रिलेशन आप बरकरार रख सकें. एबिलिटी टू जनरेट एडिक्वेट रिसोर्सेस. ठीक है, जो रिसोर्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि एडिक्वेट रिसोर्स जनरेट कर सकें. So far, we were developing basic understanding of organization. Through the next section, let us develop a basic understanding of management. ठीक है, ये एक्टिविटी है. ठीक है, एक्टिविटी for appropriate understanding the subject matter dealt in the unit as well as in all. ये सारे चीज़ें एक्टिविटी आप कर सकते हो, आप पढ़ लो, उसके बाद फिर आप अपना एक्टिविटी कीजिए. उसके बाद 1.3 में हम चले जाते हैं. उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. In this section, we shall examine the basic meaning of management, levels of management in an organization, and basic principle of management. ठीक है, ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा करके क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं. इस चीज़ को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा और इसी सेक्शन से आप लिखेंगे. ठीक है, हूबहू लिखने की तो ज़रूरत है, बट आप समझ जाएंगे तो कुछ न कुछ लिखेंगे वहाँ पे. ओके, तो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैनेजमेंट है. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, दिस में बी द क्वेश्चन. ठीक है, नाउ व्हाट वुड बी आवर आंसर. ठीक है, मैनी एक्सपर्ट्स कॉल मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, सम अदर कॉल इट एज अ एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेस. जो रिसोर्सेस है उसको कोऑर्डिनेट करने के तरफ एक डायरेक्ट किया हुआ एक्टिविटी है, या कोई बोलता है प्रोसेस है.
लेट अस टेक फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ द टर्म मैनेजमेंट, ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्शंस जो है, ठीक है, उसको लेते हैं। जैसे स्टोनर, फ्री मैन एंड गिलवर्ट, ये क्या कहते हैं, डिस्क्राइब्स द टर्म मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग the work of organization member and of using all available organizational resources to reach a stated organizational goal। किम्बॉल क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए, इन सब ऊपर में देख लिया आपने क्या क्या चीज़ कर दिया, उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग सब कुछ कर दिया, ठीक है। इसके थ्रू आपको क्या करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए। ओके, किम्बॉल स्टेट्स दैट मैनेजमेंट मे बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ अप्लाइंग, इन्होंने आर्ट बना दिया मैनेजमेंट को, ठीक है। किस किस कैसा आर्ट है भाई, ठीक है, तो ऑफ अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करने का आर्ट है, दैट अंडरलाई द कंट्रोल ऑफ मेन एंड मटेरियल इन द एंटरप्राइज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, कंट्रोल करना है मेन और मटेरियल का, मतलब ऐसा जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करके, ठीक है, मेन एंड मटेरियल का कंट्रोल करना है, ऐसा आर्ट है ये। ओके, उसको कुंट्ज कहते हैं। कुंट्ज डिफाइंस मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड पीपल विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ठीक है। कुंट्ज सीधा सीधा बोलते हैं कि भैया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक कला है किसी का जो कि काम करवा लेता है किसी और से, ठीक है, एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में, ठीक है। According to Henry L. Sisk, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, आपका मटेरियल रिसोर्सेज हो गया, ये सारी चीज़ें सारे का कोऑर्डिनेशन है, ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बहुत ही जगह पे यहाँ पे मेंशन होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आपको शुरू का छोड़ के आए हैं तो शुरू में जाकर देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसको, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है एंड कंट्रोलिंग क्या होता है। बेसिकली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपोज नहीं भी हैं तो भी आप उसको समझ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ाऊँगा। इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव बताया गया था, ठीक ना, उसको अचीव करने के लिए, जो अटेंड करने के लिए, ठीक ना, ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं आपको यहाँ पे। ओके, एट अनदर व्यू ऑन मैनेजमेंट कॉल्स मैनेजमेंट एज द बॉडी ऑफ पर्सनल, मीन्स के लोगों का समूह, ठीक है। द मैनेजमेंट प्लान्स द वर्क, मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान करता है वर्क को, ऑर्गेनाइजेस एंड ऑब्टेन द प्रोडक्शन, ठीक, ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन को, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लाता है वहाँ पे, ठीक है, लोगों को लाता है, मशीनरी को लाता है। ओके, ऑब्टेन्स द प्रोडक्शन निकालता है, ठीक है। तीन चीज़ें हो गई। अब जो ऑब्टेन्स द प्रोडक्शन है उसमें डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हो गया। जब डायरेक्ट करोगे आप क्या प्रोड्यूस करना है एंड देखोगे क्या प्रोड्यूस किया गया है, और जब प्रोड्यूस नहीं हो रहा टाइम पे तो उसको कंट्रोल करोगे। तो ये डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये वहाँ पे हो गया, ठीक ना, प्लान्स का ये हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, तीनों चीज़ इन्होंने भी बताया। ओके, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिएगा, मेरे कर्सर के हिसाब से चलिएगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, अर्विक क्या कहते हैं, स्टेट्स नो आइडियोलॉजी, नो इज्म, नो पॉलिटिकल थ्योरी कैन विन ग्रेटर आउटपुट विथ लेस इफर्ट फ्रॉम गिवन कॉम्प्लेक्स, इसको ऊपर कर देते हैं, नहीं तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ओके, लेस इफर्ट फ्रॉम अ गिवन कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ओनली साउंड मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक साउंड मैनेजमेंट ही है जो ऐसा कर सकता है, इसके अलावा कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी इज्म, कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी ये चीज़ को नहीं जीत सकता है। विन ग्रेटर आउटपुट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जीत सकता है। विथ लेस एफर्ट्स, कम से कम कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, से ज़्यादा आउटपुट नहीं ले सकता है। ओके, अब देखिए, एंड इट इज़ ऑन सच ग्रेटर आउटपुट दैट अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मोर लीजर, मोर एमिनिटीज फॉर ऑल मस्ट बी नेसेसरली बी फाउंड, ठीक है। और इसका कोर जो आपका कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, उसका काम क्या है, ठीक है, कि एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ निकाल के लाया जाए, ज़्यादा लीजर मीन्स ज़्यादा, ठीक है, खुशी, मोर एमिनिटीज़ मीन्स ज़्यादा फैसिलिटीज़, ठीक है, निकलना चाहिए इससे। ओके, ये पर्पस होना चाहिए इनमें।
इन द रिसेंट एरा मैनेजमेंट हैज़ इमर्ज्ड एज अ प्रोमिनेंट प्रोफेशन, ठीक है, एक प्रोफेशन की तरह इमर्ज हुआ है मैनेजमेंट। एज मैनेजमेंट फुलफिल्स द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन के फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक मतलब नीचे लिखे हुए करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। ओके, मैनेजमेंट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, एक जानकारी का स्रोत है मैनेजमेंट। ओके, देर इज़ अ फॉर्मल टीचिंग ऑफ दैट नॉलेज, इस नॉलेज को सीखने का एक तरीका है। देर आर रिप्रेजेंटेटिव्स, एसोसिएशंस एंड बॉडी ऑफ मेंबर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट्स, मीन्स कि लोगों का जो है बॉडी ऑफ मेंबर्स है, ये मेंबर्स हैं इसमें, इस फील्ड में मैनेजमेंट के। ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। देर आर एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स्ड बाय द प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स भी इन्फोर्स किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स का भी होता है कि वो प्रोफेटरिंग नहीं होगा, वो किसी पैसेंट्स का जान बचाना उसका प्रायोरिटी होगा, ठीक है, पैसे कमाना नहीं, ये सब एथिक्स होते हैं उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में भी कुछ एथिक्स होते हैं प्रोफेशन to fulfill it as a profession. Okay, there is a provision of suitable remuneration to the members in the service of management, मैनेजमेंट में काम करने वाले को कुछ पैसे भी मिलते हैं, ठीक है, सुटेबल मीन्स कि उनके काम के हिसाब से। अब आ जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिकली देखेंगे तो आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप न्यूज़पेपर भी देखते होंगे, उसमें वेरियस अपॉइंटमेंट्स, वेरियस पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स होता क्या है। ओके, सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, सुपरवाइजरी और जूनियर लेवल मैनेजमेंट, 3 लेवल हो गए, ठीक है। तीनों लेवल को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो सबसे ऊपर हो गए शेयर होल्डर्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव, उसका चेयरपर्सन, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक चेयरपर्सन होगा जो मेन होगा, जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर होगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चूज़ किया होगा, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, जो मैनेजमेंट का सबसे हेड होगा, एमडी, ठीक है, वो ये होगा, ठीक है, ये मैनेजमेंट वाले ही होते हैं, यहाँ पे से मैनेजमेंट का अपॉइंटमेंट शुरू हो जाता है। एंड द जनरल मैनेजर्स ऑफ द फंक्शनल एरियाज लाइक प्रोडक्शन, ठीक है। तो फिर जीएम आ जाते हैं, जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं फंक्शनल एरियाज के, जैसे कौन कौन से फंक्शनल एरियाज है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के जनरल मैनेजर्स आ गए, ठीक है। अब इस फील्ड के धुरंधर हैं सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में जनरल मैनेजर्स तक। ओके, उसके बाद यहाँ तक टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट्स गेट्स इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हाउएवर इट फोकसेस मोर ऑन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, दैन द अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसका फोकस हर जगह पे होता है, सही, इसका इन्वॉल्वमेंट हर जगह पे होता है, ठीक है, बट ये फोकस ज़्यादा करता है यहाँ पे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में। द प्राइम कंसर्न ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या कंसर्न्स है इसके टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के, इनहैंसिंग शेयर होल्डर्स वैल्यूज, शेयर होल्डर्स के वैल्यूज़ को बढ़ाना, ओके, प्रोवाइडिंग विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, विजन और मिशन जो है ऑर्गेनाइजेशंस का उसको प्रोवाइड करना कि क्या करने वाले हम आने वाले समय में, अपहोल्डिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, क्या ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशंस को उसको बना कर रखना, मतलब उस पर अडिग रहना, ठीक है। टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, कुछ कमी है, कुछ बेसी है या नया चीज़ कुछ चेंज आया, ठीक ना, या कुछ ज़रूरत है, उसके हिसाब से पॉलिसी डिसीजंस लेने, मेन पॉलिसी बनाना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, रिव्यू ऑफ बजट को रिव्यू करना है, क्योंकि कितना खर्च हो रहा है, कितना बचा है, उनके पास सारे चीज़ डेटा है, ठीक ना, उसके हिसाब से बजटरी डिसीजंस भी रिव्यू लेना है, रिव्यू करना है। कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली साउंड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंस है, फाइनेंस काफ़ी अच्छे से हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ मशीनरी या किसी पार्ट और प्रोडक्शन इक्विपमेंट के बिना दूसरा रिसोर्स अनयूटिलाइज्ड हो, तो इसके लिए फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मेंटेनिंग प्रोग्रेस होते रहना चाहिए, प्रोग्रेस मीन्स कि बढ़ाना, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता रहना चाहिए। प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट होगा तभी तो प्रोग्रेस होगा। एंड सस्टेनेबिलिटी, कम से कम सस्टेनेबल तो होना चाहिए, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन चलता रहना चाहिए।
कम्युनिकेटिंग गोल्स, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल द मेंबर्स, ठीक है, हर किसी को गोल्स बताना है कि हमारा क्या भैया लक्ष्य है। गोल्स मतलब लक्ष्य, क्या लक्ष्य है वो बताना है हर किसी को। प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी, ठीक है, लोगों के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, एक दूसरे पे वो कंट्रोल रखना है उसके हिसाब से। एंड गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साउंड लीडरशिप, बढ़िया लीडरशिप प्रोवाइड करना है एंड ताकि ये गाइड कर सकें ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, देर आर मोर रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेप्चुअल स्किल्स दैन ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स एट दिस लेवल, ठीक है, इस लेवल पे, टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत होता है कंसेप्चुअल स्किल्स का। ह्यूमन स्किल्स जो बोलते हैं ना कि इंटरपर्सनल स्किल्स, आपसे बात करने में कैसा है, ठीक नहीं, कैसे आपको समझ पाता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इनका। कंसेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, फिर बात कर लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट्स विद द गाइडेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू एकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के गाइडेंस में काम करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। द प्राइम कंसर्न्स ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट इज़ टू कैरी आउट ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस इन मोर डिटेल, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस जो आपने बताया था मैंने कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फोकस्ड होता है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से जो करने वाले होते हैं वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही होते हैं, ताकि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि उनका जो प्लानिंग जो सेगमेंट में है ना उनका ज़्यादा फोकस बना रहे। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, इन ऑर्डर टू कीप टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्री फ्रॉम डूइंग प्लानिंग लेवल एक्टिविटी, प्लानिंग लेवल एक्टिविटीज़ के लिए उनको फ्री छोड़ा जाता है ताकि वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर सकें। इसके लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में अंडरटेक करते हैं। ओके, सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम है इनका, वो देखिए यहाँ पे। क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन क्रिएट करना। टू डिज़ाइन एंड ऑपरेट अपॉन अ सिस्टम इन द organization which would keep various resources in a smooth flow as well as which would ensure motivation and morale of the people working in the organization, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें काम हो गया आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, जिसमें कि आपका स्मूथ फ्लो ऑफ रिसोर्सेस होना, ठीक है, वो होना चाहिए लोगों के बीच में ताकि उनका मोटिवेशन हाई रहे, मोरल अप रहे, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका। ओके, टू डेवलप अ स्टाफ एट वेरियस लेवल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट एक्टिविटी, ऐसा है किसी को वे आप लाए बिठा दिए तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि जो स्किल डिज़ायर करता है किसी से, वो स्किल हो सकता है कि उसके पास में नहीं हो, तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उसमें इनकलकेट करना है। एंड टू क्रिएटिवली कंट्रोल एंड गाइड द पर्सनल एट द जूनियर लेवल, ठीक है, क्रिएटिवली, ऐसा नहीं कि आप गुस्सा कर रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, क्रिएटिवली होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि आप उसको मोटिवेट करके, जिसमें कि हो सकता है कि आप उनको जैसे भी आप करके, लेकिन दैट इज़ टू बी क्रिएटिवली, नॉट जस्ट ऑन अ हार्ड लाइन, ठीक है, ऑन टॉर्चर वे से, इन ऑर्डर टू अचीव बॉटम लाइन रिजल्ट्स, ठीक है। तो रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। देयर आर मोर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल्स देन कंसेप्चुअल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है, ह्यूमन स्किल्स का ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों से काम लेने वाले हैं, ठीक है, क्या लेने वाले हैं, काम लेने वाले हैं, इसके कारण से, ठीक है, आप में ह्यूमन स्किल्स का ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्निकल स्किल्स का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले नहीं हैं। ओके, एट सुपरवाइजरी और जूनियर लेवल मैनेजमेंट, सबसे नीचे में जो आ जाते हैं, ठीक है, उनकी बात करता हूँ मैं, ठीक है, मैनेजमेंट के उससे भी नीचे वर्कर्स हो गए, सबऑर्डिनेट्स। ओके, देयर इज अ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल्स दैन द कंसेप्चुअल स्किल्स ऑन और ह्यूमन स्किल्स। हाउएवर इन मॉडर्न एरा व्हेन रोल्स ऑफ द सर्विस, अब यहाँ पर देख लिया आपने कि जूनियर लेवल मैनेजमेंट जो हो गया, सुपरवाइजरी लेवल में आपको टेक्निकल स्किल्स होना ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज मैं बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, अगर एक सुपरवाइज़र है, ठीक है, कुछ मशीनरी या कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर करवा रहा है, ठीक है, तो उसका देख रेख में सब कुछ होता है। अगर उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, वो क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसके पास, ठीक है, तो कैसे इंश्योर कर पाएगा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सही है कि नहीं,
ठीक है। तो ये चीज़ उसको इंश्योर करना है और उसको ये चीज़ होना ज़रूरी है, मीन्स नॉलेज ऑफ टेक्निकल स्किल्स होना उसमें ज़रूरी है ताकि वो बेटर कंट्रोल कर सके। अब इसमें बोला कि हाउएवर इन द मॉडर्न एरा व्हेन रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इज इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन स्किल्स इज इंक्रीजिंग एट द लेवल ऑफ मिडल मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है। People at a junior level management are directly connected to the people who work at operational level, जो operational level पे काम करते हैं, ठीक है, मीन्स जो काम करते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। जूनियर लेवल मैनेजमेंट इज मोर कंसर्न विथ डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटी दैन द प्लानिंग एंड द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फंक्शंस। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, आपका प्लानिंग हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ा इन्वॉल्व होगा, लेकिन मेजर ऑफ द portion of organizing will be controlled by the middle level management and उसके बाद जो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस जो होता है वो जूनियर लेवल सुपरवाइजर लेवल के हाथों में होगा, ठीक है। तो ह्यूमन स्किल्स इनमें भी होना चाहिए, कहने का मतलब साथ ही साथ इनमें ज़्यादातर होना चाहिए जो है वो टेक्निकल स्किल, जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ होने वाला है और कैसा होने वाला है। All three levels of management, top, middle and junior, play crucial roles in achieving the organizational goal, ठीक है। मीन्स कि सारे इंपॉर्टेंट है कह रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सब इंपॉर्टेंट है, ओके। द थ्री लेवल्स डिफर ओनली इन टर्म्स ऑफ एम्फेसिस ऑन सर्टेन एक्टिविटी पे एम्फेसिस के लिए डिफरेंट है बस, ठीक है। टॉप लेवल प्लानिंग, मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एंड बॉटम लेवल जो होगा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। टॉप मैनेजमेंट इज मोर कंसर्न विथ प्लानिंग, हो गया, ये रिपीट हो गया आपका, एक और बता दिया मैं आपको, दोबारा बता रहा हूँ। ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज मोर कंसर्न विथ डिटेल्ड आउट ऑर्गेनाइजिंग एंड जूनियर लेवल मैनेजमेंट इज मोर कंसर्न विथ directing and controlling. However, now we are witnessing appropriate empowerment at the level of middle level and the junior level management. Thus, the roles of these two levels are enhancing the modern organization. Modern organization की बात करें, ठीक है, तो इन दो लेवल जो मिडिल लेवल है तो जो जूनियर लेवल है उनको भी पावर दिया गया है। एम्पावरिंग मतलब पावर और ज़्यादा दिया गया है, अथॉरिटी और भी ज़्यादा इनको दे दिया गया है। अब आ गए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स भी देख लेते हैं इसके, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं एक मैनेजमेंट का। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन वेरियस वेज, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, आपको लिखना पड़ सकता है, ठीक है। इसके कारण से आपको इसके प्रिंसिपल्स को समझ ही लेना चाहिए, ओके। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन वेरियस वेज, ठीक है, डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब किया। हाउएवर जनरल प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट एज ए प्रोपाउंडेड बाई हेनरी फेयल के द्वारा जो जनरल प्रिंसिपल है उसको दिया गया है, और वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये मतलब सबसे ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है, समझने वाला चीज़, ठीक है, वो जो दिया हेनरी फेयल ने, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय द हेनरी फेयल हैव फॉलोइंग कंपोनेंट, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट हैं, इसको एक एक करके देख लेते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन पीपल, ओके। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स मोर स्किल्स ऑन अ पार्टिकुलर जॉब लीडिंग टू मोर एफिशिएंसी। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी अगर मान लीजिए प्रोडक्शन में है, ठीक है, तो प्रोडक्शन में वो स्पेशलाइज्ड है तो वो ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। जो फाइनेंस में, फाइनेंस वाला खिचड़ी नहीं कर सकते, प्रोडक्शन वाले को फाइनेंस में डाल दे, फाइनेंस वाले को प्रोडक्शन में डाल देंगे, ठीक है, तो दोनों ही जगह पे काम डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। आपके घर में भी होता है कि अगर जो खाना बना रहा है, ठीक है, और जो पैसे कमा रहा है, दोनों का प्लेस स्विच कर दो, स्विच कर देंगे तो क्या होगा, जो खाना बना रहा है वो पैसा नहीं कमा पाएगा, जो पैसा कमा रहा है हो सकता है खाना ना बना पाए, दोनों जगह पे फेलियर। तो डिवीजन ऑफ वर्क एज पर द स्किल्स होता है यहाँ पे, जो कि ज़्यादा इफिशिएंसी का कारक होता है, ओके। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑथोरिटी होता है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक ना, वो चीज़ यहाँ पे। ऑथोरिटी इज ए वेस्टेड पावर
थ्रू द पोजीशन वन होल्ड्स, एक आदमी को जो पोजीशन दिया जाता है उसके थ्रू उसको अथॉरिटी मिलती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, जैसे जितना ही आपको ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगा। अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड, ठीक है। अथॉरिटी प्रोवाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि आप उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जा रहा है उसको आप फुलफिल कर सकें, ठीक है। उसके बाद आगे डिसिप्लिन। बाय डिसिप्लिन पहल मीन्स ओबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप सीनियर हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको जूनियर के प्रति भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो गया गुजरा आदमी है, आप उसके साथ कैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, ओके। तो ये डिसिप्लिन वहाँ पे होना चाहिए। ओबीडियंस मीन्स की बात माने, ठीक है। एप्लीकेशन मीन्स की उस अप्लाई करे आपकी बातों का, ठीक ना। एनर्जी मीन्स की उसमें एनर्जी, एक सफिशिएंट एनर्जी मेंटेन होना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट एक दूसरे का करना इंपॉर्टेंट है। पेनाल्टीज शुड बी जुडिशियली अप्लाइड एंड सुपरविजन शुड बी कम्पिटेंट एंड फेयर, ठीक है। पेनाल्टीज भी अप्लाई की, जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखने के लिए पेनाल्टीज भी अप्लाई होंगे। एंड सुपरविजन शुड बी कॉम्पिटेंट एंड फेयर, सुपरवाइज़र जो है ना वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए एंड सबके साथ फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का चेहरा देख के वो काम कर रहा है, ओके, ठीक ना। सबके साथ जस्टिस करना चाहिए, ओके। यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। आप सबऑर्डिनेट शुड टेक ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर को काम दे दिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स भी जो होना है आपका एक ही से आना चाहिए। फेल एप्रीहेंड दैट इन द ऑब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, ठीक है। डिसिप्लिन इज jeopardized एंड गेट्स डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी गेट्स थ्रेटेंड, ठीक है। हर कोई अगर ऑर्डर करने लगेगा वहाँ पे तो चीज़ें सब कुछ मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगी, बेकार हो जाएगा वहाँ पे, ऐसा फेल मानते हैं, ओके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का भी यूनिटी होना चाहिए कि एक ही आदमी डायरेक्ट कर रहा है ना। कोई आदमी बोला कि आपको इतना यूनिट मैन्युफैक्चर करना है, कोई और आके बोला कि नहीं इतना करना है, ठीक ना। तो किसका माने वो, फिर काम ही नहीं करेगा वो, ठीक है। अदरवाइज द थिंग्स विल गो रॉन्ग। फेल एडवोकेटेड दैट देयर शुड बी ओनली वन हेड एंड ओनली वन प्लान, एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए, ये भी चीज़ फेल ने बताया। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट to general interest, the interest of organization should come before the interest of an individual, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। उसके रिनोमिनेशन, प्रैक्टिस ऑफ फेयर पे शुड प्रिवेल एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अराइव एट द बेस्ट स्कीम ऑफ पेमेंट, ठीक है। एक बेटर पेमेंट भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बेटर पेमेंट नहीं देंगे, रिनोमिनेशन नहीं देंगे बढ़िया से, ठीक है, तो कोई काम क्यों करेगा आपके साथ में, ओके। सेंट्रलाइजेशन, फॉर ओवरऑल कंट्रोल देयर शुड बी वन सेंट्रल पॉइंट ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन रिलेटिवली लार्जर ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट डिसेंट्रलाइजेशन में भी प्रैक्टिस थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे सारे अथॉरिटीज़ उसके पास वेस्टेड हों। हर किसी के पास मतलब कमांड नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो अप्रोप्रिएटली डेलीगेटेड होना चाहिए अथॉरिटी को पास ऑन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई सपोज बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ वर्किंग ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, एंड इज़ सेंट्रली कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली के पास ही पूरा कंट्रोल रहेगा। तो वंस अ डिसीजन इज टू बी टेकन एट अ फादर प्लेस इन इंडिया, ठीक है, तो वो डिसीजन लेट हो जाएगा। ऐसे में क्या है कि कुछ अथॉरिटी आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, जो सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल जो अथॉरिटी है, ठीक है ना, उसको डेलीगेट करता है। किसको डेलीगेट करता है, जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे उसको, कि इतना काम तो तुम कर सकते हो। सपोज एक बजटरी डिसीजन है, ठीक है, जिसमें कि कुछ करोड़ का खर्चा है, ठीक है, करोड़ का खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन लेगा भाई, तो सेंट्रल एजेंसी ले लेगा, ठीक है। लेकिन जब लाखों का खर्चा है, ठीक है, उसके लिए भी सेंट्रल एजेंसी लेने लगेगा तो फिर वो हो गया, लेट हो जाएगा, फिर काम सही नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए डेलीगेट कर देगा आपको जो लोकल ब्रांचेज हैं वहाँ पे उसके अथॉरिटी को, कि भैया आप इतना डिसीजन ले सकते हो, जुडिशियली ले, ठीक है, बट आप ये डिसीजन ले सकते हैं, ओके। अब आ गया स्केलर चेन। ऑथोरिटीज शुड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे इधर उधर भी क्रॉस कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अनब्रोकन चेन भी ब्रोक नहीं होना चाहिए, ओके।
मतलब ऊपर से नीचे आया, नीचे से नीचे आया, नीचे से नीचे आया, ऐसे, ठीक है। ऊपर से नीचे आया और फिर ख़त्म हो गया तो ब्रोकन चेन है, मीन्स पास ऑन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अनब्रोकन चेन में फ्लो होना चाहिए, ठीक है। थ्रू स्केलर चेन वेरियस पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर कनेक्टेड इन पार्टिकुलर वे एंड चेन डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। आपने भी पता होगा अपलाइन डाउनलाइन ये सारी चीज़ें बात की जाती है प्राइवेट सेक्टर्स में एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। जो ऊपर के अथॉरिटीज़ होते हैं, ठीक है, वो अपलाइन में हो जाते हैं उनके, ठीक है, स्ट्रक्चर के। However, in many cases, quicker action is possible if people at lower level directly communicate between themselves, ठीक ना। एक दूसरे से जो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं तो जल्दी एक्शंस हो जाते हैं। ऑर्डर, people and materials should be at the right place at right time, okay। a position should be manned with the person who is the most suitable for that job, ठीक है। जो ऑर्डर हो गया ना, ऑर्डर एंड उसको फुलफिलमेंट, ठीक है, जो ऑर्डर होता है उसको फुलफिल करने के लिए, तो यहाँ पे हो गया पीपल एंड द मटेरियल शुड बी एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से, ओके। इक्विटी, इक्विटी ब्रिंग्स फोर्थ द लॉयल्टी एंड द डिवोशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, ठीक है। A stability of staff, stable workforce promotes efficiency in the organization। Stability means कि आज है कल चला गया, ठीक ना, फिर नया बंदा आया, नया काम सीखेगा, तो स्टेबल होना चाहिए स्टाफ, जो है आपका स्टेबल होना चाहिए। इससे क्या प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ेगा। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव शुड बी प्रोमोटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लाइमेट ऑफ सफिशेंटली टॉलरेटिंग मिस्टेक्स शुड बी प्रोमोटेड, ठीक है। अगर मिस्टेक्स को आप टॉलरेट ही नहीं करेंगे तो इनिशिएटिव कोई लेगा ही नहीं, ठीक है, सब पीछे हट जाएगा, ओके। तो एक सफिशेंट क्लाइमेट क्रिएट करना है जहाँ पे कि आपको, ठीक है, मिस्टेक्स को टॉलरेट कर सकते हैं ताकि लोग इनिशिएटिव लें, ओके। एस्प्रिट डे कॉप्स, थ्रू प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट एंड फेलो फीलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम स्ट्रांगर, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसको अपना मान के चले हो, ठीक, तो वो ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। मोर इनफॉर्मली, no more informality and healthy communication promotes unity in the organization। एक healthy communication between the people in the organization promote the unity in the organizations। unity मतलब एकता, एकता में बल है ना, तो यहाँ पे एकता डेवलप होता है। इनफॉर्मेलिटी, फॉर्मल मीन्स कि सर 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 के बीच में भी आपको एक दूसरे से कुछ हाय हेलो होना, ठीक है। इससे क्या है, एक यूनिटी क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अपार्ट फ्रॉम दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स गिवन बाय फील, देयर आर सम अदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो विच यू शुड बी नोइंग। इन ब्रीफ दे आर, क्या है वो लोग, वो सारे क्या हैं, देखिए। हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो है ना उसमें हारमोनियस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म मोर इफेक्टिवली when all functions are directed towards harmonized grand objectives। बड़े objectives के तरफ directed होते हैं सारे functions, okay। universality of management, a sound principle of management is applicable to all types of organizations engaged in various activities and the located anywhere, ठीक है। universality मतलब universal हो गया, ठीक है, हर किसी के लिए applicable। प्राइमेसी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग जो है प्राइम होगा। ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग प्रोसीड एनी अदर एक्टिविटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, और क्या प्लानिंग, कैसे प्लानिंग किया जाएगा, ओके। वो सबसे पहले होता है। कंट्रोल ऑफ एक्सेप्शंस, कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस, okay। Subordinate staff should take up routine activities and management should take up exceptional control and supervision having broader impact on the organizations। जो सबॉर्डिनेट स्टाफ्स हैं उनको रूटीन एक्टिविटी करना, हर दिन आके झाड़ू पोछा, ठीक ना, काम धाम, ठीक ना, प्रोडक्शन, ठीक है, वॉट एवर। लेकिन जो आपका द हायर अथॉरिटी शुड बी डिसाइडिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ये तो के जो हायर अथॉरिटी हैं जो उनको कंट्रोल और सुपरविजन करना। डिसीजन ऑफ एक्सेप्शंस, अ मैनेजर शुड टेक decisions within the boundary defined by the
ऑथोरिटी ऑफ द पोजीशन, ठीक है, उसके पोजीशन के हिसाब से ही उसको डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजर्स को. द हायर अथॉरिटी शुड बी डिसाइड अ मैटर बियॉन्ड द दैट बाउंड्री, उसके उसके बाउंड्री के बियॉन्ड जो डिसीजंस है वो हायर अथॉरिटी को लेना है. ओके. इक्वालिटी of authority, power, responsibility and accountability. In an organization, authority, power, responsibility and accountability should be in balance. ठीक है, नहीं सारी चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए. अदरवाइज द रिजल्ट आर हॉस्टिलिटी, फ्रिक्शंस, रिसेंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन एंड स्ट्राइफ. ठीक है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे चीज़ें आ जाएंगी. हॉस्टिलिटी, ठीक है, किसी को डर लगने लगे वहाँ पे. फ्रिक्शन, रिसेंटमेंट, फ्रिक्शन मीन्स कि लोगों के बीच में कड़वाहट आ जाएगी. रिसेंटमेंट मीन्स कि कोई चिल्ला रहा होगा. डिससेटिस्फेक्शन मीन्स चिल्ला नहीं रहा होगा लेकिन अंदर अंदर सेटिस्फाइड नहीं हो. ठीक नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. इफ़ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बैलेंस्ड इट मे बी अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिके इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में ये क्या सड़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन. ओके. कोऑर्डिनेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सारे रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ में. each activity as well as efforts of the people working in the organization should be coordinated. Okay. The basic principles of our management as described above provides a guidelines for managing an organization effectively. The application of these principles generate efficiency and effectiveness in an organization. However, we should remember that certain principles of management have universal and eternal appeal, whereas some other principles need to be flexible in nature in order to create a healthy flow of activities within an organization. ये सारी चीज़ें आपने देख लिया. ठीक है, यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए आपने. ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स का काम क्या होता है. ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके और पूछे भी गए हैं पहले भी. ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स. ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको. इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द थ्री टर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इच अदर. एट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर इनसेपरेबल. एक दूसरे से सेपरेट नहीं कह सकते हैं लेकिन सब डिफरेंट है. वी नीड ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस पर्पस. ऑर्गेनाइजेशंस का नीड क्यों है? वेरियस पर्पस के लिए. एज दे फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ द सोसाइटी. नीड जो सोसाइटी के डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करते हैं. वंस एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट्स देयर इज अ नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर इट्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फंक्शंस. ठीक है, एक बार जो आपका ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट हो गया उसके बाद फिर एक साउंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स को वहाँ पे इवॉल्व करने की जरूरत है. देन फॉर एस्टेब्लिशिंग साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स वी नीड मैनेजर्स. तो उसके लिए क्या आ जाता है फिर रिक्वायरमेंट आ जाता है मैनेजर्स का. रिक्वायर्ड स्किल्स, प्रॉपर मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन एंड नेवर एंडिंग जिल टू अचीव न्यू हाइट्स. ठीक है, जिल मतलब कि उनमें उन्माद होना चाहिए, अंदर से कोशिश करने की इच्छा होनी चाहिए टू अचीव न्यू हाइट्स. मैनेजर्स परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस एंड सर्टेन रोल्स. ठीक है, मैनेजर्स क्या क्या है, सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सर्टेन रोल्स भी होते हैं उनके पास. ठीक है, दो द टर्म फंक्शंस एंड द रोल्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. ठीक है, जो रोल और फंक्शंस इंटरचेंजेबली यूज्ड होते हैं ये टर्म्स जो है. देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. अब इन दोनों में भी डिफरेंस है. क्या है भैया? Functions of managers include the assigned tasks according to the authority level as well according to the job descriptions of the position of the manager. On the other hand, roles indicates that what a manager is expected to do as a person of the constitueness. Okay. Let us learn some important functions of the managers. कुछ important functions of the managers हैं, उसको चलिए पढ़ लेते हैं. ओके, समझ लेते हैं. मेन functions of the managers includes following activities. ठीक है, पहला प्लानिंग हो गया. इंक्लूड क्रिएटिंग विजन, मिशन, गोल, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ये सारी चीज़ें हो गया प्लानिंग हो गया ऑन पेपर. ओके, ऑर्गेनाइजिंग हो गया मीन्स ऑर्गेनाइजिंग द
थिंग्स, उसके बाद स्टाफिंग, सारी चीज़ें आपने इकट्ठा कर लिया, बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पे लेके आना है, ठीक है, और रिक्रूटमेंट वगैरह के थ्रू होता है। डायरेक्टिंग, उसका स्टाफ आगे बड़ी इकट्ठा हो गई, उसके बाद उनको डायरेक्ट करना है कि करना क्या है आपको भैया। कम्युनिकेटिंग, डायरेक्ट करोगे तो एक कम्युनिकेशन का भी टूल होना चाहिए, तभी तो आप उनको बता पाओगे, सबको सबको समझ में आएगा। एक मतलब डिसेंट सा टूल आप यूज़ करेंगे तो हर किसी को मिल पाएगा, पता चला, नहीं तो फिर आप बता रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा है। डिसीजन मेकिंग, फिर डिसीजन लेने हैं आपको, ठीक है, टाइम टू टाइम क्या करना है, कितने प्रोड्यूस करना है, कहाँ से ऑर्डर लेना है, कैसा बनाना है, ये सारे डिसीजंस मेकिंग होंगे। उसका कंट्रोलिंग, ये सारे के साथ में अगर सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है, उसका कंट्रोल भी एक्सरसाइज करना है, क्योंकि काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। अब इन सारे को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। प्लानिंग, द प्लानिंग फंक्शन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच लीड टू डिफिनेशन ऑफ एंड and the determination of the appropriate means to achieve the defined ends. Planning is the process by which managers anticipate the future and discovers alternative courses of actions open to him. प्लानिंग मतलब हो गया कि पहले हम प्लान करके रखेंगे कि क्या होगा, कब होगा, एंड उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, ओके। विजन रेफर्स टू द रेफर्स टू क्रिएटिंग एंड आर्टिकुलेटिंग अ रियलिस्टिक, क्रेडिबल, attractive positions of the future of an organization or organizational units that grow out and improves upon the present situation. Mission refers to the broad purposes that the society expects the organization to serve, ठीक है, मिशन हो गया हो। मिशन स्टेटमेंट आर ब्रॉड एंड वैल्यू ड्रिवन, ठीक है। Goals refers to future state or condition which contribute to fulfillment of mission of the organization when they are realized. जो goals कब आता है, जब मिशन जो है आपका realized हो जाता है, ठीक है, तो goals achieve होता है, ओके। इसका मतलब है कि the goals is relatively more concrete than mission, ठीक है, मिशन से ज़्यादा concrete है, yet less concrete than the objectives, तो इसके objectives से less concrete है लेकिन मिशन से ज़्यादा concrete है, ओके। ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम गोल्स एंड, तो ऑब्जेक्टिव्स गोल से निकलते हैं, एंड आर ऑर्डिनरी शॉर्ट रन स्पेसिफिक माइलस्टोन टुवर्ड्स गोल, ठीक है, समझ गए, यहाँ पे आ गया। अब दूसरा आ गया ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, प्लानिंग हो गया ऊपर, ठीक है, प्लानिंग के आगे आता है और ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ देखिए, organizing is a process by which the structure and the allocation of jobs are determined. The organizing function includes all managerial activities which are undertaken to translate the required activity of plans into the structure of tasking and the authority, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करना मतलब कि किसको कितना ऑथोरिटी रहेगा, किसका क्या काम रहेगा, ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। The organizing functioning involves 4 subsections, इसके 4 subsections भी हैं, okay. Defining the nature of and content of each job in the organization, ठीक है, नेचर ऑफ कंटेंट एंड जो क्या काम करना है उसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। डिटरमाइनिंग द बेसिस फॉर ग्रुपिंग द जॉब्स टुगेदर, हम कई सारे जॉब्स को ग्रुप भी करना है, एक ग्रुप में डालना है, ठीक है, उसके बेसिस पे को भी मतलब यहाँ पे डिटरमाइन कर लेना है। डिसाइडिंग द साइज ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का साइज़ कितना हो सकता है, या तो हम डिफरेंट ग्रुप्स हो सकता है, सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स भी बना सकते हैं हम उसके लिए। डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू द असाइंड मैनेजर, अब ग्रुप्स बना दिया हमने, ठीक है, उसमें उन मैनेजर्स को भी कुछ अथॉरिटी असाइन करना है। स्टाफिंग, इट इज़ द प्रोसेस बाई विच मैनेजर सेलेक्ट, ट्रेन, प्रोमोट एंड रिटायर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। स्टाफिंग मतलब हो गया जो स्टाफ्स लेके आते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज लेके आते हैं, उसका प्रोसेस है, ओके। स्टाफिंग इज कंसर्न विद द इंटायर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक्टिविटीज डन बाय द मैनेजर्स, मैनेजर के द्वारा किया गया पूरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये स्टाफिंग में आ जाता है। उसके बाद डायरेक्टिंग, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट इज गाइडेड
टूवर्ड्स कॉमन गोल। ठीक है, हर किसी को बताया जाता है कि क्या गोल है और क्या काम करना है आपको। ओके, इसमें डायरेक्ट कर दिया गया। सुपरवाइजिंग इज वन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फंक्शंस एट अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सुपरवाइज करना है इस चीज़ में। ठीक है, ये डायरेक्टिंग फंक्शंस वहाँ पे एक्सिक्यूट होता है। ऊपर मैं आपको ये भी बता दिया था इससे पहले कि सुपरविजन का काम, ठीक है, ऊपर में आपको ये भी क्लैरिटी ले आए थे कि सुपरवाइजर्स जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, उसका काम ही है डायरेक्टिंग। ठीक है, उसका तो कम्युनिकेटिंग आ गया। कम्युनिकेटिंग, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच आइडियाज आर ट्रांसमिटेड टू अदर्स फॉर पर्पस ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मीन्स कम्युनिकेशन कैसे वहाँ पे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी आपको। एंड कम्युनिकेशन मतलब वो भी प्लान होना चाहिए ना, बेटर कम्युनिकेशन बेटर रिजल्ट। ओके, उसका डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उसका डिसीजंस लेना है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉन्शियसली चूजन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द डिसाइड रिजल्ट्स। मीन्स कि डिसीजन लेना है, कई सारे डिसीजंस है, उसमें उस टाइम पे जो आपको बेस्ट लग रहा है उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। द मोर यू टेक द गुड डिसीजन, द मोर यू आर बेटर मैनेजर। ओके, देन कम्स कंट्रोलिंग। It is the process that measures current performance and guides it towards some predetermined goals. ठीक है, कंट्रोलिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस टू मेजर द करंट परफॉर्मेंस जो लोगों का, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ का, जो वर्कर्स का परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने का प्रोसेस है। उसका गाइड्स इट टुवर्ड्स द सम प्रीडिटरमाइंड गोल्स, आगे गाइड करने के लिए, भैया कि ऐसा गड़बड़ किए हो आप, अगली बार से नहीं होना चाहिए, लेकिन या तो ऐसा है इस बार, ठीक है, तो अगली बार ऐसा करेंगे। ओके, द कंट्रोलिंग फंक्शंस इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ विच मैनेजर्स अंडरटेक टू एश्योर दैट द एक्चुअल आउटकम आर कंसिस्टेंट विद द प्लान आउटकम। जो प्लान किया गया था उसके उससे मतलब कोऑपरेट कर रहा है, उस मतलब उससे रिलेटेबल है, ठीक है, जो एक्चुअल आउटकम है। 3 बेसिक कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट टू अंडरटेक कंट्रोल। ठीक है, मैं ना पहला स्टैंडर्ड्स, इंफॉर्मेशन एंड करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स बता देंगे। आपको अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो उसके स्टैंडर्ड्स उसको क्लैरिफाई करेंगे, तभी तो उस स्टैंडर्ड्स का प्रोडक्शन करके देगा आपको। अगर आपको अच्छा स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, ठीक है, तो अच्छा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में अगर वो नहीं कन्वे किया, हमने स्टैंडर्ड्स डिसाइड नहीं किए, तो ज़्यादा टाइम लगा देगा। ठीक है, इससे क्या आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, ठीक है, ये सारे कंडीशंस होने चाहिए वहाँ पे। देन इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। करेक्टिव एक्शन मीन्स कि अगर ये सारे चीज़ें फुलफिल नहीं हुए होने के बावजूद, देन व्हाट इज द करेक्टिव एक्शंस विल बी टेकन एंड व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू बी अंडरटेकन। ओके, as explained earlier, functions of the manager directly emerge from the authority of his position as well as from the job descriptions of the position held by the manager। ठीक है, तो पहले ही बता दिया गया कि जो काम है मैनेजर का उसके उसके पास जो अथॉरिटी है उससे पता चलता है, या उसका पोजीशन जो है वहाँ पे, ठीक है, या जॉब का डिस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है। ठीक है, नाउ लेट अस एनालाइज सम इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, तो रोल्स के लिए मैं अब मैनेजर्स के रोल्स को एनालाइज कर लिया जाए। ठीक है, ओके, हाँ, तो दोस्तों अब ये रोल्स जो है 1.5 के बाद का जो मैंने पार्ट 2 में बनाना है। ठीक है ना, वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, ये अराउंड 1.5 आवर्स का तो हो गया होगा, अराउंड मतलब बोल रहा हूँ मैं। जब प्रोसेसिंग करूँगा इसको बहुत सारे कटिंग्स होंगे इसमें। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे कि जो सफिशेंट लेंथ कितना होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे तो इट वुड बी वेरी लेंदी वीडियो, जो कि एक सीटिंग में तो हो नहीं पाएगा। फिर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं इन सारे चीज़ों को अब मैं सेगमेंट कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप इजीली कभी भी आए यहाँ पे तो उस सेगमेंट को आप रेफर कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस के हिसाब से आपको रोल्स ऑफ मैनेजर्स है, या फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स है, या यहाँ पे देख लीजिए आप फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स है। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो है, ठीक है, आपको अलग अलग मिल जाएगा।
ठीक है। तो उसमें सेगमेंट करने का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, ठीक है। तो मैं सेगमेंट करके रख दूंगा ना, आप इस डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दैट वुड बी बेटर, आई थिंक सो, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ पार्ट अभी यहाँ पे करते हैं, उसके बाद फिर इसको अपलोड कर देते हैं। देन द रेस्ट पार्ट 2 विल बी अपलोडेड सून, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा, ओके। तो होप्स हो कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट आपको ये प्लेलिस्ट में, इसी में नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको यूज़फुल लग रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियोज़ है हमारे आने वाले उसके लिए, एंड बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, बाय बाय।